नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम आपका 99% सिलेबस कवर कर चुके हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सिविल सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक सर्विस कमीशन और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज वाले लेक्चर में उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है और डिटेल में कक्षाएं करनी है तो रविन एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध होंगे। और ये जो हमारा इंडियन पॉलिटी का डिटेल्ड कोर्स है ये एक्चुअल में प्रीलिम के लिए है। इंडियन पॉलिटी कोर्स एट जस्ट ₹999। तो आप इसको 999 में प्रीलिम के लिए आप इसे परचेज भी कर सकते हो, पूरा इसे खरीद सकते हो। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने से संबंधित यदि कोई जानकारी आपको लेनी है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज भी कर सकते हो। हमारी टीम आपको सारी जानकारियां यहाँ पर दे देगी, किस तरीके से कोर्स को परचेज करना है, कैसे आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लोक सेवा आयोग का जो संवैधानिक प्रावधान है उस पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लोक सेवा आयोग का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर वर्णन है और कौन कौन से आर्टिकल इसके लिए किस किस प्रावधान से संबंधित हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आर्टिकल 315, इसमें संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों के गठन की बात की गई है। मतलब यूपीएससी और स्टेट पीएससी, इन दोनों के गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। गठन के लिए यहाँ पर बात की गई है। यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी का प्रावधान कहाँ है, तो आर्टिकल 315। आर्टिकल 316 में क्या प्रावधान है, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं दोनों के, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल यानी टेन्योर, इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। और आर्टिकल 317, यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना, है ना, इसके सदस्यों को हटाना और उन्हें निलंबित करना, इसका वर्णन यहाँ पर मिलेगा आपको आर्टिकल 317 में, निलंबित करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 318, तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति, है ना, सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, इसका यहाँ पर उल्लेख है। क्लियर, मतलब जो हमारा आयोग होता है, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग, इसके सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए जो नियम बनाने की शक्ति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्लियर, तो अब हम लोग और बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट। आर्टिकल 319, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। पद धारण करने का प्रतिषेध, मतलब जब इसके जो सदस्य होते हैं जब ये रिटायर हो जाते हैं तो फिर ये कहीं पर कोई पद धारण नहीं करेंगे, तो उसका निषेध यहाँ पर किया गया है। क्लियर। आर्टिकल 320, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन।
कार्यों का वर्णन। लोक सेवा आयोग क्या क्या कार्य करेंगे उसका वर्णन है आर्टिकल 320 में। 322 लोक सेवा आयोगों का जो व्यय होता है एक्सपेंडिचर उसका वर्णन इसमें है। और 323 में लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। तो लोक सेवा आयोग होते हैं ना, ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति के पास, उसका वर्णन है आर्टिकल 323 में। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें केवल आप जान लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके संरचना की। इसकी संरचना देखते हैं। लोक सेवा आयोग में कौन कौन यहाँ पर होते हैं। ओके, तो आइए संरचना पर बात करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करें, है ना, यूपीएससी की, तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है, 1 प्लस अन्य सदस्य। अब ये अन्य सदस्य कितने होंगे, तो पहले तो ये एक कौन होता है, ये होता है अध्यक्ष। और अन्य सदस्य कितने होंगे, ये यहाँ पर सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है संविधान में। यहाँ पर लिख दीजिएगा, संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। क्लियर। तो अन्य सदस्य कितने होने चाहिए, वैसे ये 10 तक होते हैं, यानी 1 प्लस 10 बराबर कितने हो गए, 11। तो 11 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। फिर राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आयोग की जो संरचना है उसका निर्धारण करता है कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। तो साधारणतया आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। कितने, 9 से 11। तो या तो ये 1 प्लस 8 हो जाएंगे, यानी 9, या फिर 11। तो सामान्य तौर पर यही होते हैं, 9 या 11। क्लियर। अब देखिए, इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का भी कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिएगा, योग्यता का भी कोई उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा चीज, कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। फिर से एक बार सुनिएगा, आयोग के आधे सदस्यों को, है ना, हाफ मेंबर को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब ये जो लोक सेवा मतलब कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं हमारे संविधान में, इनको राष्ट्रपति कैसे कैसे हटाते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि कैसे कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो 3 तरीके से हटा सकते हैं राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। एक तो होते कुछ ऐसे पद होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति का विश्वास रहेगा तब तक वो पद पर बने रहेंगे, जिस दिन विश्वास नहीं होगा उस दिन वो हटा दिए जाएंगे। तो जब हम बोले कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ये हकीकत में प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्यों, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई है, और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कुछ नहीं होता है, ये सिंबॉलिक होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। तो जब कहा जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो यहाँ पर हकीकत में प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बोलेंगे और राष्ट्रपति उसे हटा देंगे। तो ऐसे कौन कौन से पद हैं जिनको बहुत आसानी से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो जैसे राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और जैसे मंत्री वगैरह हैं ये, ठीक है, मंत्री। तो ये अब दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच के आधार पर,
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के आधार पर कुछ पद ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति तो हटाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले उसकी जांच करेगी। जैसे मान लो किसी पद पर, जैसे लोक सेवा आयोग के मान लो अध्यक्ष हैं, संघ लोक सेवा आयोग के, तो इनको हटाएंगे तो राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति आदेश तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच नहीं कर लेगा। तो सुप्रीम उनके ऊपर लगाए गए आरोप की सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट बोल देंगे कि हाँ ये ठीक है, तब फिर राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा उन्हें हटा सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे पद कौन कौन से होते हैं? जैसे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, ये हो गए। तो इनको हटाना इतना आसान नहीं है भाई। जब तक सुप्रीम, मान लो इनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को, किस आधार पर हटाया जाता है? तो सिद्ध कदाचार के आधार पर। तो सिद्ध कदाचार की जांच पहले सुप्रीम कोर्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जब पाएंगे कि हाँ ये सिद्ध कदाचार, मतलब इन्होंने कदाचार किया है, कदाचार का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे, तो कदाचार किया है तब राष्ट्रपति इन्हें हटाएंगे, अदरवाइज नहीं हटा सकते हैं। क्लियर? तो एक पद हो गया ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। दूसरा हो गया जो सीबीसी जिसको कहते हैं, सीबीसी क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। और एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट जो होता है कमीशन, उसके जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं वो, और भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, ये कुछ ऐसे पद होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं। और कुछ ऐसे पद होते हैं संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं। संसद की विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जैसे हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायाधीश होते हैं वो, ठीक है, न्यायमूर्ति, ये ऐसे हटेंगे। और देखो कौन, सीएजी कैग को भी इसी तरीके से हटाया जाएगा। और कौन हो गया, तो ये कुछ पद है, आगे हम और बात करेंगे। तो राज्य व्यवस्था में कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको राष्ट्रपति 3 तरीके से हटाते हैं, तरीका 1, तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो कदाचार होता है, ये कदाचार का अभिप्राय क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको भी हमें समझना चाहिए। जैसे नहीं कहते हैं कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। तो ये सिद्ध कदाचार क्या है? तो जो कदाचार शब्द है, इसके बारे में संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा, है ना, कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह, यहां पर होंगी 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, मतलब उसने भारत सरकार से या राज्य सरकार से कोई संविदा या करार किया है और उस आधार पर वो वहां पर मतलब कोई करार कर लेता है तो, ठीक है, करार या संविदा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सरकार से, भारत सरकार या राज्य सरकार से कोई उसने करार कर लिया है तो वो सिद्ध कदाचार में आता है। और जो ये करार का दूसरा तरीका है, ये कदाचार का जो दूसरा तरीका है वो क्या है? जैसे मान लो किसी निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ
सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। मतलब किसी कोई कंपनी है, उसके सदस्य या कंपनी के सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें उसमें जो होने वाला लाभ है उसमें उसकी भागीदारी हो। ठीक है, तो कहा जाएगा कि ये उसने कदाचार किया है और सुप्रीम कोर्ट ये जांच करे और पाए कि वास्तव में ऐसा कदाचार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी जांच करने के बाद और फिर राष्ट्रपति अपने आदेश से उसे हटा देंगे। ये यहाँ पर बात होती है। क्लियर? तो कदाचार का मतलब आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगली स्लाइड में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और उससे संबंधी प्रावधान। तो हमारा जो लोक सेवा आयोग होता है, चाहे वो यूपीएससी हो और चाहे वो स्टेट पीएससी हो या जेपीएससी हो, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी हो, इनसे उम्मीद की जाती है कि ये स्वतंत्रता पूर्वक काम करें, स्वतंत्रता पूर्वक काम करें। तो इनका काम क्या होता है? जैसे आईएएस की भर्ती करनी है तो उसके लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना, है ना, इस तरीके के काम होते हैं। तो अगर वहां पर ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा तो फिर योग्य लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे, है ना। कोई भी सिफारिश लगा देगा इनसे और अपने मनपसंद के व्यक्ति को पास करा देगा और आईएएस बनवा देगा। क्लियर? तो भर्तियां निष्पक्ष नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमारे संविधान में पूरी कोशिश की गई है कि जो हमारा ये लोक सेवा आयोग होता है इसको एकदम स्वतंत्र बनाया जाए ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष काम कर पाएगा। क्लियर? तो ऐसे वो कौन से प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं जिससे लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि एग्जीक्यूटिव अगर चाहे, कार्यपालिका यदि चाहे कि लोक सेवा आयोग को लालच दे और लालच देकर उससे काम करवाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो स्कोप ही नहीं छोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए देखते हो क्या क्या प्रावधान है। जैसे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनके हटाए जाने की प्रक्रिया ये काफी कठिन होती है। एक कठिन प्रक्रिया होती है। कैसे? देखो आपको बताया, वैसे हटाता कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाते हैं, राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटा देते हैं, हटाते हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो। लेकिन क्या राष्ट्रपति अकेले अपने आदेश के द्वारा हटा देंगे? नहीं। पूरी प्रक्रिया क्या है? जैसे अध्यक्ष या सदस्यों को हटाना है तो इनके ऊपर कदाचार का आरोप लगेगा। कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कदाचार का आरोप लगाया गया इनके ऊपर। अब इस आरोप की जांच की जाएगी किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आरोप की जांच करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब जांच में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उसने कदाचार किया है, उसने कदाचार किया है, तो ही राष्ट्रपति हटा पाएंगे, तब ही राष्ट्रपति ने हटा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तभी राष्ट्रपति हटा पाएंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका होता है ना, कार्यपालिका। तो अगर केवल राष्ट्रपति को ही हटाने का अधिकार होता तो राष्ट्रपति जब चाहते तब आदेश देते और इनको हटा दिया जाता। तो अध्यक्ष के पद की सिक्योरिटी नहीं होती और यहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है अध्यक्ष और सदस्यों। तो इनको लगता है कि हमें पता नहीं कब हटा दिया जाएगा। तो अब इनको डरने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी कहता रहे कि इन्होंने कदाचार किया, जब तक सुप्रीम कोर्ट सिद्ध नहीं कर देंगे तब तक राष्ट्रपति इन्हें नहीं हटा पाएंगे। क्लियर? तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता कि राष्ट्रपति अपने आदेश से जब चाहे तब हटा देते तो अध्यक्ष और सदस्यों को ये लोग
प्रेशर में ले सकते थे। कार्यपालिका इनसे दबाव डाल सकती थी कि आप जो आईएएस की परीक्षा करवा रहे हैं उसमें कुछ हमारे बहुत नज़दीकी लोग हैं, उनको आप भर्ती कर दीजिए, नहीं तो हम तुम्हें पद से हटा देंगे। ऐसा कह सकते थे ना। कोई मंत्री जाता, वो ऐसा कह देता है ना संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से, सदस्यों से, कि देखो हमारे मनपसंद व्यक्ति को आईएएस बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें हटा देंगे। तो ऐसा तो करने का स्कोप बचा नहीं, है ना। तो इन्हें कोई प्रेशर में नहीं ले सकता है, क्योंकि इनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनको इतना आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर। तो ये जो प्रावधान है, अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाने का जो प्रावधान है, ये काफी टफ है, इतना आसान नहीं है। क्लियर। तो कुल मिलाकर इनको अपने पद की सुरक्षा मिली हुई है, और जिसको अपने पद की सुरक्षा मिली होगी तो वो कहेगा कि हम मंत्री, सांसद, विधायक किसी से हम नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हमको तो सुरक्षा संविधान ने दी है, तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे, इलीगल नहीं करेंगे। क्लियर। और देखो जो सेवा शर्तें हैं, जो इसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी सेवा शर्तें कैसी हैं? तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं उसमें ये प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखो, जैसे इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो फिक्स है, इनकी नियुक्ति होगी और इनको वही काम करना है। ऐसा नहीं है कि अब इनसे बाद में और ज्यादा काम करवाया जाए। जो संविधान में फिक्स है वही रहेगा, अलाभकारी बदलाव नहीं किया जाए। लाभकारी तो हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप अगर 8 घंटे काम करना है तो अब आपको 10 घंटे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता तो जो कार्यपालिका है वो लोक सेवा आयोग पर दबाव डाल सकती थी, उनके सदस्यों पर दबाव डाल सकती थी कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुमको 2 घंटे ज्यादा काम करवाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो जो सेवा शर्तें हैं, कितने घंटे काम करना है, क्या करना है, वही उनको करना है, उसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है। कोई भी कार्यपालिका में मंत्री हो, कोई भी हो, सांसद हो, वो इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और फिर वेतन, भत्ते और पेंशन, ये इनके संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। तो अगर संघ लोक सेवा आयोग है तो भारत की संचित निधि पर भारित होगा उनका वेतन, भत्ता और पेंशन। राज्य लोक सेवा आयोग का है तो राज्य की संचित निधि पर। तो संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब क्या होता है, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखे हो, सारे लेक्चर क्रम से देखें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं उस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, संसद में बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं होगा, मतदान नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मतदान नहीं होता। तो जैसे मान लो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनके वेतन को लेकर संसद में चर्चा हो सकती है कि इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है या कम होना चाहिए, ये सब चर्चा तो हो सकती है, लेकिन मतदान के माध्यम से उसे कम नहीं किया जा सकता है। तो जिनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है तो उनके वेतन को रोक नहीं सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, कटौती नहीं कर सकते, तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर संचित निधि पर भारित व्यय ना होता तो संसद में चर्चा होती, मतदान भी हो जाता, और मतदान के माध्यम से हो सकता है कि उनके वेतन को काट दिया जा सकता था। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं उनके वेतन में कोई भी कटौती नहीं होगी, उनका वेतन रोका भी नहीं जा सकता। तो इसलिए
कार्यपालिका इनके ऊपर वेतन को लेकर दबाव नहीं डाल सकती है। अगर कार्यपालिका इनको लालच दे कि अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हारा वेतन बढ़वा देंगे, है ना, या ये कर देंगे, या अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा वेतन हम कम करवा देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्लियर? क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया है, तो ये डरने की जरूरत नहीं है इनको, तो इसलिए ये स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और देखो, यूपीएससी का कोई अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उसकी भी बात अभी हम करेंगे, पहले अध्यक्ष को लेकर देख लेते हैं। इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का ये पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष एक बार कोई बन गया तो रिटायर होने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद वो कहीं भी उसे नियोजित नहीं किया जाए, कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, और ना दोबारा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनेगा। यानी पुनर्नियुक्ति भी नहीं हो सकती है ना, पुनर्नियुक्ति भी नहीं हो सकती है, नियुक्ति भी नहीं होगी। मतलब एक बार अगर आपने संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर काम कर लिया तो वहां काम करने के बाद आपको कोई कहीं जॉब नहीं देगा, कहीं सरकारी नौकरी आप नहीं कर सकते, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। यानी स्वर्ग से आए और स्वर्ग में लौट गए। तो अगर ये प्रावधान ना होता तो कार्यपालिका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को प्रेशर बना सकती थी। और प्रेशर बना सकती थी क्या? कार्यपालिका क्या कहती, हमारे अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा, हम जिसको कहें उसको आईएएस बना दो। यानी एक मंत्री अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहे कि हमारा ये रिश्तेदार है और इसको आईएएस बना दो, तो संघ लोक सेवा आयोग कहेगा नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई लालच है ही नहीं। अगर कार्यपालिका कहे, मंत्री कहे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं देंगे यहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद, तो कहेगा कि हमें सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें संविधान ने ही बोल दिया कि आपको कहीं कोई नहीं रखेगा, तो आप हमें किसी प्रकार का लालच नहीं दे सकते हो, क्योंकि संविधान ने ही ये प्रावधान कर दिया है। और अगर ये प्रावधान ना होता तो कोई मंत्री संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लालच दे सकता था कि देखो हमारे मनपसंद, हमारा रिश्तेदार है या हमारा कोई लड़का है, उसको आईएएस बना दो और हम तुम्हें इसका फायदा दिलाएंगे, क्योंकि रिटायर होने के बाद हम तुम्हें एक अच्छी जगह पर नियुक्ति करा देंगे तुम्हारी। तो इसको लालच नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए वो स्कोप ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान ने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि जिससे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को लालच दिया जा सके, क्योंकि लालच में आकर ही आदमी गलत काम करता है। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी का अगर सदस्य है, वह भी नियोजन का पात्र नहीं है। अगर यूपीएससी का कोई सदस्य है और उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको कहीं कोई भारत सरकार, राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, अगर यूपीएससी का सदस्य है तो वो बाद में अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, अध्यक्ष बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है? यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या किसी स्टेट पीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इनको भी कोई लालच नहीं होता है। तो जब लालच ही नहीं है तो आप इनको प्रेशर में नहीं ले सकते, यानी इनकी स्वतंत्रता बाधित नहीं करा सकते। नेक्स्ट, यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य पुनर्निर्वाचन का पात्र भी नहीं है।
अगर पुनर्निर्वाचन का पात्र होता, पुनर्निर्वाचन का प्रावधान होता, तो कोई मंत्री इनको लालच दे सकता था कि देखो भाई, अगर आप हमारी बात मानोगे और हमारे सगे संबंधी को, भाई भतीजे को आईएएस बना दो, तो हम तुम्हें, तुम्हारा कार्यकाल पूरा होने के बाद हम तुम्हें फिर से अध्यक्ष के पद पर या सदस्य के रूप में नियुक्त करवा देंगे राष्ट्रपति से कह के। तो ऐसा तो स्कोप है नहीं, तो इनकी स्वतंत्रता को कोई बाधित नहीं कर सकता है, कोई इन्हें लालच दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लालच का स्कोप है ही नहीं। तो ये आपने देखे 6 बातें यहाँ पर बताई गई कि लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिससे इनको कोई लालच देकर इनसे काम नहीं करवा सकता। ये स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं। अब देखो ये करते क्या है, कार्य क्या है भाई, तो कार्य भी तो देखें क्या है। तो संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के भी वही काम मिलेंगे। ठीक है, तो पहला कार्य ये अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों की जो पब्लिक सर्विस होती हैं, उसमें नियुक्ति के लिए ये परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। क्या करवाता है? नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन। और ये देश के जो सबसे स्किल्ड लोग होते हैं उनको यहां पर लेकर आता है। क्लियर? तो अखिल भारतीय सर्विसेज यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं और भी होती हैं इनके अलावा, और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लोक सेवाएं होती हैं उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षाएं कौन करवाता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर राज्य की बात हो तो उसके लिए स्टेट पीएससी करेगा। क्लियर? ये सबसे प्रमुख काम है। नेक्स्ट, यूपीएससी राज्य को किसी ऐसी सेवा के लिए जिसके लिए विशेष क्वालिफिकेशन वाले अभ्यर्थी जरूरी हो, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना भी बना सकता है और उसको प्रवर्तन में सहायता भी करता है। मतलब उसको लागू, प्रवर्तन मतलब क्या होता है? इनफोर्स, यानी लागू करने में, लागू करने में। इस पॉइंट को देखो ध्यान से, लागू करने में सहायता करता है। तो जैसे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये काम तो किसके लिए करता है? केवल जो संघ होता है उसके लिए काम करता है, राज्य के लिए नहीं। लेकिन राज्य को किसी ऐसी सेवा के लिए जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले विद्यार्थियों की जरूरत हो, तो उनके लिए भी ये संयुक्त भर्ती की योजना भी बना सकता है और उसको लागू करने में सहायता भी कर सकता है। लेकिन ये करेगा तभी, शर्त है। शर्त क्या है? ये करेगा तभी जब 2 या 2 से अधिक राज्य इसके लिए रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें। शर्त क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करें? कि कोई विशेष क्वालिफिकेशन वाले अभ्यर्थियों की जरूरत है राज्य को, तो ऐसी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना संघ लोक सेवा आयोग बनाए और उसको लागू भी कराए, ऐसी रिक्वेस्ट करे 2 या 2 से अधिक राज्य, तो उनके लिए ये कर सकता है। यहाँ पर क्या लिखा? संयुक्त भर्ती, मतलब जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तो ज्वाइंट सर्विस होगी ना, दोनों राज्यों के लिए। ठीक है, तो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट कार्य देखिएगा, अगला कार्य क्या है? यूपीएससी किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान कर सकता है। जैसे जो यूपीएससी होता है, ये सलाह राज्य को नहीं देगा, ये तो संघ को देता है, केंद्र को। बट राज्यपाल अगर रिक्वेस्ट करें और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले, तो
जिस राज्य का राज्यपाल अनुरोध करे या कई राज्यों के राज्यपाल अनुरोध करें और राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे, तो उन मामलों पर राज्यों को सलाह भी दे सकता है यूपीएससी। क्लियर? तो दो शर्तें हैं, राज्यपाल रिक्वेस्ट करे और राष्ट्रपति स्वीकृति दे दें, तब संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह प्रदान करता है, सलाह देता है। क्लियर? आगे देखो। नेक्स्ट, इसे निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है। जैसे सिविल सेवाओं, सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, से संबंधित सभी विषयों पर। ठीक है। नेक्स्ट, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने में तथा प्रोन्नति यानी प्रमोशन व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, जैसे नहीं होता है कि कभी किसी कोई ऐसा होता है कि कोई मान लो कहीं का डीएम है और उसको वहां से हटा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया, तो ये लिखा ना, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले जो सिद्धांत होते हैं उसके संबंध में भी ये एडवाइस देता है। क्लियर? आगे होगी बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में और प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर भी ये सलाह देता है, परामर्श देता है। मतलब कौन सा अभ्यर्थी जिसको हमें प्रमोशन देना है या एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करना है। ठीक है। प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है एक पद पर, मतलब किसी पद पर कोई उसको हटा के उसकी जगह पर दूसरे को लाना, तो अभ्यर्थी वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, इस मामले में भी परामर्श संघ लोक सेवा आयोग देता है। क्लियर? अगर मान लो कि कोई डीएम है, इसको हटाना है और किसी दूसरे को इस पर लाना है, तो वो व्यक्ति कितना उपयुक्त होगा। लो ए व्यक्ति डीएम और बी व्यक्ति किसी और पद पर था, तो इसको यहां से हटाना और इसको इस पद पर लाना है, तो ये कितना उपयुक्त अभ्यर्थी होगा, ये कैंडिडेट कितना सुटेबल होगा कि वो उस पद पर नियुक्त किया जाए। तो ये भी एडवाइस देता है। नेक्स्ट, अब देखिएगा, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है, अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है, ये भी याद रखना है। और एक्स्ट्रा कार्य भी दिया जा सकता है, संघ यानी यूनियन सर्विसेज का कोई अन्य कार्य भी दिया जा सकता है। जैसे कोई में देखा कि आईएएस है ना, आईपीएस, आईएफएस, इनके लिए ये क्या करवाता है, परीक्षा कंडक्ट करवाता है। तो इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य भी इसको दिए जा सकते हैं जो संघ की सेवाओं से संबंधित हों। नेक्स्ट, आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी किया सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, एक कानून बनाकर, यानी पार्लियामेंट के अधिनियम द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट अगर कोई काम करती है तो उसके लिए वो एक्ट बनाती है, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके कमीशन के जो कार्यक्षेत्र है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में अथॉरिटी या
जो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके निजी प्रबंधन के कार्य भी दिए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला देखिए, यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को मतलब जो यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हर साल उसने जो कार्य किए हैं उनकी रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्लियर? लेकिन एक चीज यहां पर याद रखना है, ये यहां पर एक शर्त है कि राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई है उसके कारणों सहित ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। समझना ध्यान से, है ना? जिन मामलों को आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई है, जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई हो के कारणों सहित ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी। नेक्स्ट, यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, यूपीएससी के परामर्श को किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को खारिज करने का राइट नहीं है। मतलब जो यूपीएससी ने एडवाइस दिया है उसको कोई भी मिनिस्ट्री और कोई भी डिपार्टमेंट उसे नकार नहीं सकता, खारिज नहीं कर सकता है, खारिज करने का राइट नहीं है। क्लियर? अब देखो इसकी कुछ सीमाएं हैं, ऐसा नहीं कि लोक सेवा आयोग कुछ भी कर सकता है, कुछ सीमाएं हैं। तो निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उससे बाहर हैं। अर्थात कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिन पर यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो सीमाएं हैं। तो यूपीएससी से कौन कौन से विषयों पर परामर्श नहीं किया जाता है वो देखो। जैसे पिछड़ी जातियों की जो नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं जो ओबीसी होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये अपॉइंटमेंट पर रिजर्वेशन देने के मामले में यूपीएससी से कोई सलाह नहीं लिया जाता। क्लियर? याद रखना। दूसरा, सेवाओं व पदों पर नियुक्त के लिए एससी व एसटी के दावों को ध्यान में रखने हेतु भी कोई भी इसमें परामर्श नहीं लिया जाता। नेक्स्ट, आयोग यानी कमीशन और अथॉरिटी की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक पद ग्रुप सी और डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामलों में भी परामर्श नहीं लिया जाता है। जैसे केंद्र की कुछ जो भर्तियां हैं ना, केंद्र की, इसमें जो कुछ सी और डी ग्रुप की होती हैं, है तो केंद्र की बट सी और डी ग्रुप की हैं, तो उनके पदों के चयन से संबंधित कोई परामर्श इससे नहीं लिया जा सकता है। जैसे सी और डी वाले एसएससी इसके लिए अलग होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो इसमें करेगा, इसमें यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं होगा। भले ही वो केंद्र की भर्तियां हैं बट वो ग्रुप और सी और डी के हैं, तो उसमें यूपीएससी से कोई परामर्श नहीं लिया जाएगा। ये इसकी लिमिटेशन है। किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां, अस्थायी मतलब टेम्परेरी, और स्थानापन्न का मतलब क्या होता है? एक के स्थान पर दूसरा। स्थानापन्न नियुक्ति मतलब एक के स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त किया जाए। अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग से कोई भी एडवाइस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर कुछ इसकी सीमाएं थी इन पदों की। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग
और हमने आपको स्टेट पीएससी भी पढ़ा दिया और साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने जेपीएससी भी पढ़ाया था, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर हुआ खत्म। और अगले लेक्चर में हमें यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ाना है, जैसे कैग के बारे में पढ़ाना है ना, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ाना है, फाइनेंस कमीशन, और बताना है एक चीज और यहाँ पर रह जाती है जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वहां की शासन व्यवस्था क्या है। तो ये 3 टॉपिक अभी मेरे बचे हुए हैं। 3 टॉपिक 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे इकोनॉमी। इसके बाद इकोनॉमी शुरू करेंगे। ओके, तो आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।